माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग कवर करेंगे इसमें 38वीं बीपीएससी से लेके 66वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके सब्जेक्ट वाइज। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो भारत में पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पड़ता है आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है। और भी है इसके बारे में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का जो प्रारंभिक स्थल है दोस्तों वो मेहरगढ़ को माना जाता है। और यहाँ 7000 से 5500 ईसा वर्ष पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान ने मेहरगढ़ में पशुपालन का काल जो है वो कितना निर्धारित किया है? तो 8500 ईसा वर्ष पूर्व। वहीं अगर नवीनतम खोज के आधार पर अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल देखेंगे तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित लहुरा देव। तो लहुरा देव जो है दोस्तों नवीनतम खोजों में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिला है। और यहाँ से क्या मिला है हमको? तो यहाँ से जो मिला है तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और वहीं बात करें नवीनतम खोज के पूर्व मतलब प्राचीन खोज में उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य बोलेगा तो हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे प्राप्त हुआ है दोस्तों गेहूं। तो चावल का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है नवीनतम खोज के आधार पे वो लहुरा देव में, और गेहूं का बोले तो वो हो जाएगा मेहरगढ़ पाकिस्तान में। वहीं चावल का जो साक्ष्य है जिसमें चावल की भूसी, तो चावल की भूसी का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कुलडीहवा प्रयागराज यूपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो चावल का साक्ष्य बोले तो हो जाएगा, चावल का साक्ष्य बोले तो हो जाएगा यूपी के संत कबीर के नगर के लहुरा देव में। वहीं अगर गेहूं का बोले तो मेहरगढ़ पंजाब में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और वहीं चावल की भूसी का बोले तो वो हो जाएगा आपको कुलडीहवा प्रयागराज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता था? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता था दोस्तों, किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग जो था उसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता था। ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ताम्रपाषाण युग क्यों कहा जाता था? ताम्रपाषाण युग जो हो इसलिए कहा जाता था कि इस समय तांबे का जो औजार था और साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों दोनों का प्रचलन था। इस समय तांबा का औजार और पत्थर का जो भी बना हुआ उपकरण था दोनों प्रचलित था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण संस्कृति कहा गया है। ताम्र मतलब तांबा और पाषाणिक मतलब पत्थर से बने औजार। ठीक है। तो दोनों का औजार मिला था इसलिए हो गया ताम्र पाषाणिक संस्कृति या काल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल में मिट्टी का जो भी बर्तन होता था, मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो वो किया जाता था हड़प्पा काल में लाल रंग की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। ठीक है। और उस समय प्रयोग किया जाता था, चाक का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। और इसको डिजाइन के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जो बिना डिजाइन वाले बर्तन होते थे और दूसरे होते थे चित्रित मृदभान, मतलब उस पर डिजाइन बना। तो जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे चाक के बने होते हैं, और 2 तरह के होते थे, 2 श्रेणी के। एक होते थे जो जो डिजाइन किया हुआ होता था उसको, और दूसरा होता है चित्रित मृदभांड। एक बिना डिजाइन के, एक दूसरे होते थे चित्रित मृदभांड। ठीक है। और इस मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। इसको बनाने में मिट्टी के साथ साथ रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेता था। इन भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी। तो पुताई जो किया जाता था लाल रंग से और काले रंग का चित्रकारी किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों वो किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो लिखित तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। ठीक है। ऐतिहासिक काल का जो निर्धारण किया गया है मतलब पठन और लेखन के आधार पर किया गया है। ठीक है। तो
प्राग ऐतिहासिक कालखंड जो है उसमें न तो लेखन कला था और न ही इसको पढ़ा गया था, ठीक है। लेकिन अगर आद्य ऐतिहासिक बात करें हड़प्पा संस्कृति का, तो और इसी को सैंधव सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया, क्योंकि इसमें लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी पक्की ईंट से बनी इमारत, ठीक है। और कहीं कहीं नगर नियोजन भी दिया जाता है, तो नगर नियोजन रहे या पक्की ईंट से बनी इमारत रहे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। और सिंधु घाटी और ये जो प्राप्त हुआ है, नगर नियोजन को माना जाता है प्रमुख विशेषता, या ईंट से बने मिट्टी, नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत जो कि कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पे दो इमारत है जो कि पूछा जाता है, एक है विशाल स्नानागार और अन्नागार, ये दोनों मोहनजोदड़ो में है। और इसकी जो सतह बनी थी पकी हुई ईंट की बनी थी, और इसमें प्रयोग किया गया था जिप्सन और मोटार का द्वारा जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया था। जिप्सन और मोटार को क्या किया गया था, जोड़ने में प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी 2011 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर का बंदरगाह था। तो हड़प्पा शहर का जो बंदरगाह था दोस्तों, या इसको गोदीवारा या डॉकयार्ड भी बोला जाता है, तो ये था लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये भोगवान नदी के किनारे है, और ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा नगर स्थित लोथल जो है गुजरात में पड़ता है दोस्तों, और अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, ठीक है। इसकी क्या उपलब्धि है, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों टेराकोटा का जो हल प्राप्त हुआ है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली कहाँ पड़ता है, तो बनावली है हरियाणा में, ठीक है। बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये प्राप्त हुआ है बनावली हरियाणा से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो दोस्तों जूते हुए खेत का जो निशान मिला है, ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपको कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे पूछेगा, तो ये है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और ये खंभात की खाड़ी में स्थित लोथल से गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं जो कि गुजरात में है। वहीं राजस्थान में दिया है क्या, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, अभी बताएं कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे हैं। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुए, तो जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। वहीं गुजरात के धौलावीरा में भी एक हड़प्पा नगर है, यहाँ से प्राप्त हुआ है 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, ठीक है। और वहीं बनावली जो है वहाँ से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल प्राप्त हुई है, और बनावली जो है हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कौन संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा वीए स्मिथ। वीए स्मिथ जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के संबंधित नहीं है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो 1921 ईस्वी में दयानंद सहनी जो था उसके द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किया गया था, और 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित कार्य किए थे। तो माधव स्वरूप वत्स जो है MS वत्स, ये भी से संबंधित हो जाएगा हड़प्पा से। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में, और राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। वहीं VS स्मिथ जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ वो हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि वे भारतविद और कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। तो VA स्मिथ जो था वो कौन था, हड़प्पा से खोज में उसका कोई संबंध नहीं है, और ये भारतविद और कला इतिहास से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व किस लिए है। बोगज कोई जो है दोस्तों उसका महत्व किस लिए है, तो इसका जो सही जवाब होगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें
ये जगह है जहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बोगज कोई में क्या मिला है, तो अभिलेख मिला है जिसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको एशिया माइनर के रूप में भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एशिया माइनर किसको बोला जाता है, तो बोगज कोई को एशिया माइनर बोला जाता है। और यहाँ पे 14वीं शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में कुछ अभिलेख मिले थे। ऐसे राजाओं का उल्लेख है इसमें, इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जो सिंधियों के साक्ष्यों और रक्षा के लिए इंद्र, मित्र और वरुण और नासत देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ये ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है वो ईरान से भारत आए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक आर्य जो है ईरान से आए थे, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो एशिया माइनर और बोगज कोई से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये जो हुआ था पुरुषनी नदी, या उसी को अभी नाम बोलते हैं रावी नदी। पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पे हुआ था। और इसमें कौन कौन भाग लिया था, तो देखिए 10 राज युद्ध जो हुआ था, इसमें 10 राजाओं का युद्ध था, जो कि पुरुषनी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी है, उसके तट पे लड़ा गया था। जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। तो उस समय जो भरतों के राजा थे सुदास, वो 10 राजाओं का एक संघ था, उसको हरा दिए थे। संघ में आर्यों के प्रमुख जन में अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुर्सु 5 लघु जनजातियों का समूह था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। इसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो दोस्तों ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, और इसमें जो सोम को समर्पित मंडल जो है वो कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा तो 9वां, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें नौवां मंडल जो है जिसमें 111 मंत्र है, और ये किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। सोम क्या था, तो सोम जो होता था आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। इसे मजुवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था सोम को। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों चारों वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति का उल्लेख है। तो पूछेगा कि चारों वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख कहाँ पे है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो 9वां मंडल अभी बताएं दोस्तों किसको संबंधित है, तो सोम और इस पेपर नामकृत देवता। ठीक है, सोम को समर्पित है 9वां मंडल, और इस पेपर नामकृत देवता को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है इसके रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्र थे। और ये किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों, तो गायत्री मंत्र जो है दोस्तों वो मिलता है ऋग्वेद में, और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, और इसके जो रचनाकार कौन थे, तो विश्वामित्र थे, और ये 3य मंडल में वर्णित है गायत्री मंत्र। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन भारतीय दर्शन था जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये जो किया था दोस्तों, ये कौन किया था, तो ये किया था वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो था उसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और किसके द्वारा किया जाता, तो महर्षि कनाद के द्वारा। महर्षि कनाद इसके क्या थे, प्रवर्तक थे, महर्षि कनाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसके वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है, और महर्षि कनाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो इस वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो अणु से हुआ है, और महर्षि कनाद जो है इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम में। और कब हुआ था, तो 599 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में पड़ता है।
महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था या उसी को कुंडलपुर बोला जाता है। ये वैशाली के निकट है और कब हुआ था तो 599 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। इसकी माता का क्या नाम था तो उसके माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज के प्रमुख, उस समय जो लिच्छवी गणराज था उसके प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है। और उसके जो पिता थे महावीर के, वो सिद्धार्थ नाम था और जो कि गायत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उसके बड़े भाई जो है नंदी वर्धन थे। कुछ प्राचीन स्मारक एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म कहीं कहीं 540 दिया गया है, लेकिन इसका जो सही तिथि है वो 599 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। उचित है क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के थे। महात्मा बुद्ध का जन्म वहीं कब हुआ था तो 563 ईसा वर्ष पूर्व में, और ये नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी 599 ईसा वर्ष पूर्व प्रकाशित कर दिया गया, एनसीईआरटी के द्वारा ये मान लिया गया है अब नए वाले बुकों में कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 599 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन जो था वह उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो पावापुरी में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था तो वो हुआ था 527 ईसा वर्ष पूर्व में। ईसा वर्ष पूर्व में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। और 599 ईसा वर्ष पूर्व में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ था ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म दिया हुआ है 599 ईसा वर्ष पूर्व, वैशाली में बताया आपको, कुंडन ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि जात्रिक कुल के संघ के प्रधान थे, वज्जी संघ का प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी ईसा वर्ष पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों वो जमाली था। ठीक है, और जमाली कौन था तो जमाली उसका दामाद था। ठीक है, उसकी भगवान महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा वर्ष में हुआ था। पत्नी का नाम पूछेगा तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा, और उनसे उसको प्राप्त हुआ था प्रियदर्शना नाम की बेटी या पुत्री की उत्पन्न हुई थी। उसका जो विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था, और जमाली जो था वो क्षत्रिय था और यही उसका प्रथम गुरु बनता है। ठीक है, महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और वही उसका प्रथम शिष्य था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जमाली के बाद महावीर स्वामी का विरोध शुरू हो गया। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद, जो जमाली उसका प्रथम शिष्य था वो बाद में जाके महावीर का ही विरोध करता है और बहुरतवाद नाम का एक नए संप्रदाय का शुरुआत करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे बहुरतवाद नामक संप्रदाय का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तो जमाली के द्वारा किया गया था। 11 अन्य प्रधान शिष्य थे जिसको क्या बोला जाता था, गंधर कहा जाता था। गंधर कौन था तो महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, अन्य प्रधान शिष्य थे जिसको गंधर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है दोस्तों वो कौन है तो वो हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो था सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ था। 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभु विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे और 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा जो कि कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, वहाँ पे किया गया था। ठीक है, और दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था तो प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ यूपी में। ठीक है, अब देखते हैं तो महात्मा बुद्ध के बारे में क्या दिया गया। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया
उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्नम, वर्तमान में सारनाथ, तो कहीं कहीं सारनाथ दिया रहता है या ऋषिपत्नम, दोनों एक ही है, वहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहाँ पे उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उसको अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। यह उपदेश उनका दुख के कारणों और दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित थे, जिसको 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। तो उन्होंने जो उपदेश दिया उसको 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। उसमें क्या क्या है? दुख के कारण, दुख का अंत और दुख का समाधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब है दोस्तों उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, और कुशीनगर जो था दोस्तों मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, और वहीं पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बताया आपको, और प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल राज गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ था वो कौशल राज में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था? तो कौशल राज में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजित, कौशल का जो राजा था प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध धर्म की शिष्या ग्रहण कर ली थी। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पहुंचते हैं। ठीक है, मल्लों की राजधानी कुशीनगर पहुंचते हैं, राजधानी पावा पहुंचे, और वे चुंद नाम का एक लुहार था कि आम्र वाटिका में ठहरे। चुंद नाम का एक लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे। बुद्ध को सुकर मद दब खाने को दिया गया। लुहार ने सुकर मद दब, सुअर का मांस खाने को देता है, जिसके कारण उसको रक्तिसार नामक बीमारी हो जाता है, जिसके कारण भयानक पीड़ा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वे उसके बाद भी कुशीनारा, जो कि कुशीनगर कहलाता है, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहाँ पे पहुँचे, और 483 ईसा वर्ष पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या बोला गया? तो बौद्ध ग्रंथों में जो उनकी मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों वो धार्मिक पुस्तक है। और किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो शिक्षा थी उसको संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, और इसी को क्या बोला गया? त्रिपिटक कहा गया। इसमें 3 पिटक कौन कौन थे? एक थे विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षा दी गई थी। वहीं दूसरा था सूत पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचन को संकलित किया गया था। और तीसरा जो था दोस्तों अभिधम पिटक था, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत, जो बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांत थे उसको संकलित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में घुमा के पूछ दिया था और बहुत सारे लोग फंस भी गए थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया, ये हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, और त्रिपिटक हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये किससे संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। और इसमें क्या दिया गया? जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक है। उसमें क्या था? 3 पिटक था बुद्धों में, जो कि बुद्धों के जो वो थे उसको संकलित किया गया था शिक्षा को। और वहीं जैन धर्म में दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें है सम्यक धारण या फिर सटीक धारण, जिसको दर्शन भी बोला जाता है, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ये 3 जो है जैन धर्म के हैं। इन तीनों जैन धर्म को त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म में है, वहीं त्रिरत्न जो है दोस्तों वो किस में है? तो वो जैन धर्म में है। ठीक है, जैन धर्म में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात जो है समान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मदमन। आत्मदमन जो है दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध जो है मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध जो है दोस्तों मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था और वे मोक्ष के लिए कठोर साधना या काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। वहीं पे महावीर स्वामी जो थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग करने की आवश्यकता बताते थे। ठीक है, तो यही आत्मदमन जो है दोस्तों बुद्ध धर्म में और जैन धर्म में विभेदित करता है एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है दोस्तों वो अपने किस पीढ़ी का है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा षष्ठम। ये छठे पीढ़ी का है, लेकिन बीपीएससी ने 5वां दिया था, लेकिन अब सुधार कर लिया गया है। ठीक है, छठे पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष वह नहीं है एक्चुअली, जो अभी इस समय वहाँ पे जो बोधि वृक्ष है वो इस वो बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठ के बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ह्वेनसांग के अनुसार बुद्ध की 7वीं शताब्दी में शशांक ने इसको क्या कर दिया था, बोधि वृक्ष को काट दिया। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किस राजा ने काट दिया था? तो शैव धर्म को मानने वाला शशांक जो था बोधि वृक्ष को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और वर्तमान में जो वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। वह वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है, गिरी हुई पत्तियों से छूने से या उठाने का उसका अधिकार नहीं है। लेकिन अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक और 1 बार पुष्पित शुंग और 1 बार वर्मा और अंत में कनिंगन द्वारा लगाया गया था। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, कभी कभी छठी भी दिया रहता है और कहीं कहीं 5वीं भी दिया रहता है। बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की वेबसाइट पर यह 5वीं पीढ़ी का दिया गया है। तो बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे तो 5वीं पीढ़ी का मारना है, लेकिन विवाद में होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रश्न के मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो बराबर के गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में जो किया था वो किसने किया था? तो आजीवकों ने किया था। ठीक है, इसमें जो है मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर, मौर्य युग में क्या किया जाता था, जो भी पर्वतीय गुफाओं होता था उसको काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण रूप से विकास हुआ। अशोक के टाइम में और उसके पुत्र दशरथ, अशोक और उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी जो थी उसको काटकर आजीवकों को आवास बनाए गए थे। ठीक है, अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर का गुफा सबसे प्रसिद्ध था। तो सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर की गुफा जो था आजीवक के आवास के लिए बनाए गए थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे मखली गोसाल, या कहीं पे मखली पुत्र गोसाल भी दिया रहता है इसके बारे में। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। मखली गोसाल जो था दोस्तों वो प्रारंभ में जैन धर्म से थे, महावीर के शिष्य थे, परंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण शिष्यता त्याग देता है और नया संप्रदाय बनाता है, आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना करता है। इसका मत जो था नियतिवाद कहा गया। तो आजीवक संप्रदाय का जो मत है उसको क्या बोला गया? नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। उनका कहना था कि संसार का जितना भी वस्तु है वो भाग के द्वारा पूर्व ही नियंत्रित और संचालित होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो किसको माना जाता है? तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो उदयन था। कौन था? उदयन था। उदयन ने ही क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी इसको माना जाता है। उन्होंने अजातशत्रु को मारकर गद्दी पे बैठा था। अजातशत्रु का बेटा ही था उदयन, और उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। मगध साम्राज्य की राजधानी जो पहले राजगृह में थी और उसको पाटलिपुत्र में
लेके आया कौन, तो उदयन लेके आया। और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की राजधानी रही। ठीक है, तो कौन कौन वंश का राजधानी रहा था पाटलिपुत्र, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, मौर्य वंश का ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा। अभी बताएं, पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया था उन्होंने। मगध का राजधानी राजगृह से लेके कहाँ पे आया था, तो पाटलिपुत्र लाया था। हर्यक वंशीय शासक, और जो उदयन था वो किस वंश का था, तो हर्यक वंश का शासक था उदयन, जिसको उदयभद्र भी बोला जाता है। इसके शासनकाल में प्रमुख घटना थी गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में राजधानी को क्या किया था, हस्तांतरित किया था। ठीक है, किसने किया था, तो हर्यक वंश का उदयन ने किया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, सेम क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर कौन बसाया था, तो आराम से मारेंगे उदयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है दोस्तों वैशाली में स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और वही बिहार में ही था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज था, मतलब 6वीं शताब्दी में वैशाली जो था सबसे शक्तिशाली गणराज था। लिच्छवी वज्जी संघ के में सबसे प्रमुख था, तो उस समय 3 जो थे वज्जी संघ, वज्जी संघ 3 संघ था बिहार में, जिसमें वज्जी संघ का जो सबसे प्रमुख था वो लिच्छवी था, और वहाँ पे गणतंत्र स्थापित थी। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन था, ये क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में पूछा गया, और ये बीपीएससी 2000 इससे पिछला वाला जो हुआ था 66वीं, उसमें भी पूछा गया था। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी था वो कौन था, तो वो राजगृह या गिरिजवन था। तो क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहदत्त वंश था। तो मगध का संस्थापक पूछे या पहला राजवंश पूछे तो कौन हो जाएगा, बृहदत्त वंश था। इसके पहले राजा जो कौन था, तो बृहदत्त था। उसका पुत्र होता है जरासंध, जिसने राजगृह या गिरिजवन भी बोला जाता है राजगीर को, उसको अपना राजधानी बनाया था। तो राजधानी राजगृह और या गिरिजवन को राजधानी कौन बनाया था, तो जरासंध ने बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन बना था, बिंबिसार बना था। यह हर्यक वंश से संबंधित था, और इसकी मृत्यु 492 ईस्वी में हो जाती है। अजातशत्रु उसके बाद शासक बनता है, ये अपने पिता बिंबिसार को मार के गद्दी पे बैठता है, इसलिए इसको पितृहंता भी बोला जाता है। किसको, अजातशत्रु को। अजातशत्रु के पुत्र उदयन क्या करता है, उदयन भी अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठ जाता है। तो हर्यक वंश को एक्चुअली इस वंश को ही क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें 2 शासक जो है अपने पिता को हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित करता है, तो कौन करता है, उदयन क्या करता है, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो अजातशत्रु का जो था दोस्तों वो किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। और ये गद्दी पे बैठता है मगध के गद्दी पे कब बैठता है, तो 492 ईस्वी में, और 460 ईसा वर्ष पूर्व तक रहता है, ईसा वर्ष पूर्व है दोस्तों। इसके पिता जो थे दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, इसको हत्या करके ये राजगद्दी पे बैठता है, अभी बताए थे। इसकी हत्या, और इसकी भी हत्या क्या कर देता है, इसका पुत्र जो है उदयन वो कर देता है। और ये जो उदयन है वो कौशाम्बी के जो वत्स राजा थे उदयन, उससे भिन्न है। ठीक है, तो दोनों को एक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान जो किया था वो कौन किया था, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, विलियम जोन्स ने बोला था, पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और एरियन और प्लूटार्क जो विद्वान थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को
एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, सेंड्रोकोटस के रूप में कौन किया है? तो विलियम जोन्स किया है। और एंड्रोकोटस के रूप में कौन किया है? तो एरियन और प्लूटार्क ने किया है। जबकि जस्टिन नामक जो विद्वान था वो सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट, जो सिकंदर महान था उसके भेंट का भी वर्णन करता है। कौन? तो जस्टिन नामक जो विद्वान था उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि जो है दोस्तों, उसको सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान था, जिसने अशोक के लेख जो कि बर्मी लिपि में लिखी गई थी उसका क्या किया था? उच्चारण किया था। किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्म से कर डालता है, लेकिन बाद में जाके ये पता चलता है कि देवनाम प्रिय नाम से अशोक को ही वर्णन वो किया गया है। सिंघली अनुश्रुति के उनमें दीपवंश और महावंश से ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। कौन सी उपाधि? तो देवनाम प्रिय की उपाधि। 1915 ईस्वी में क्या हुआ फिर? मास्की, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से एक लेख प्राप्त होता है और जिसमें अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। तो ठीक है, तो देवनाम प्रिय किसको बोला गया? तो अशोक को बोला गया। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था वो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों वो सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, ऑर्नेक्रियस, अरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज। तो पूछेगा कि सिकंदर का समकालीन विदेशी लेखक कौन कौन से था? तो वो था निर्याकस, आर्ने, सिक्रियस, अरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज, जिसके विवरण और इसके विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। मेगास्थनीज जो था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था पाटलिपुत्र में, और इसकी पुस्तक है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में इसके दरबार में रहता था। इंडिका का लेखक कौन था? तो अभी बताया मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो पाटलिपुत्र नगर के नगर प्रशासक का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा किया जाता था। इसमें कुल 6 समिति होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उसमें ये बोला गया है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो 6 समिति होती थी, इसके द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। तो समिति का कार्य क्या था? बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में लिया जाता था। तो बिक्री कर जो शुल्क लिया जाता था 1/10 भाग लिया जाता था। कब? इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। उस समय जो लोग भी कर का चोरी करते थे उसको क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज दूत था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जो है दूत था किसका? तो मेगास्थनीज जो था दूत था वो किसका? तो वो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजमय सभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था ये यूनानी राजदूत था। और इसके पूर्व जो था वो आरकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस, इससे पहले भी वो राजदूत रह चुका था और आरकोसिया के क्षत्रप के दरबार में रहा था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। उसने जो कुछ देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका में ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था दोस्तों वो कौन था? तो वो था बृहदत्त। बृहदत्त जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। इसकी हत्या कौन कर देता है? उसका ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने 184 ईसा वर्ष पूर्व में बृहदत्त का हत्या करके शुंग वंश का स्थापना करता है। ठीक है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो रुद्रदामन का जो प्रथम का जो विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है।
ठीक है। और जूनागढ़ गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन के एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो शिला पर उत्कीर्ण है, मतलब शिला पर इसको लिखा गया है। और उसी पर अशोक के 14 प्रयागों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के 2 लेख भी इसी पे लिखा हुआ है। रुद्रदामन का भी है इसका संबंध, अशोक और स्कंदगुप्त से भी है। इसमें विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो रुद्रदामन की जो वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व, सुंदर प्रकाश डाला गया है रुद्रदामन का अभिलेख में। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। तो संस्कृत अभिलेख जितने भी प्राप्त हुए हैं उसमें जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा है? तो रुद्रदामन का अभिलेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था वो किसको था? तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग का चेदी वंशीय शासक। तो कलिंग का जो चेदी वंश का शासक था वो खारवेल था और इसको जैन धर्म के प्रति काफी झुकाव था। ठीक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो पूछता है दोस्तों कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से, और खारवेल जो है चेदी वंश का शासक है। ठीक है। अभिलेख खारवेल का इतिहास बताता है। कौन? हाथी गुम्फा, जो खारवेल का इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत है। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो किस वंश से था दोस्तों? तो कलिंग नरेश खारवेल जो था उसका जो संबंध था वो था आपको किस वंश से, ये पूछ रहा है ना। तो ये हो जाएगा सातवाहन वंश से। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ई नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था वो चेदी वंश का था, अभी बताए थे कुछ देर पहले। और मघाघेवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल। खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। और इसको कौन बोला था? तो विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय दोनों का मुग्ध होकर भारत का नेपोलियन का संज्ञा दिया है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति मिलता है और इसके जो लेखक है तो हरिसेन। तो क्वेश्चन पूछता है प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। और इसका संबंध किस राजा से है? तो समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। किसके द्वारा? तो विसेंट स्मिथ की रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। गुप्त साम्राज्य जिसने हूनों को पराजित किया था, तो कौन गुप्त सम्राट था जो कि हूनों को पराजित किया था? तो वो था दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था। हूनों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो हून जो था उसका पहला भारतीय आक्रमण हुआ था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के काल में। और कब? 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से वह बुरी तरह परास्त होता है। यूएस राय के अनुसार हून आक्रमण का नेता कौन था? तो खुसनेवाज। तो पूछेगा हून आक्रमण जो हुआ था गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय में, तो हूनों का नेता कौन था? तो खुसनेवाज था। ठीक है। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य के पतन की गति इससे क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। 5वीं शताब्दी के अंत में और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी के कई क्षेत्रों पर हूनों ने क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था?
तो अपरहत जो कहा जाता था दोस्तों, वो किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, बिना जोती हुई भूमि को खेती न हुई हो उसको अपरहत भूमि कहा जाता था, जिसको गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था, एक टर्म था। क्या? अपरहत भूमि, जिसको जो भूमि पे खेती न हुआ है, मतलब जोताई नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन भारत की यात्रा पे कब आया था? तो चीनी यात्री सुंग युन जो था 555 ईसा वर्ष पूर्व से 520 ईसा वर्ष पूर्व, 515 ईस्वी से लेके 520 ईस्वी में सुंगयुन नाम जो चीनी यात्री था वो भारत का यात्रा पे आया था। ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। 518 ईस्वी में भारत आया था और ये 3 वर्षों तक यात्रा किया और बौद्ध धर्म की प्रतिया को क्या करता है? एकत्रित करने आया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के काल में जो दोस्तों आया था वो आया था हुएनसांग। हुएनसांग किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ये उसके काल की सबसे प्रमुख घटना है। और चीनी यात्री हुएनसांग भारत आगमन हर्षवर्धन काल में, उसका उत्कृष्ट अभिलाषा था महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र के स्थानों को देखना। उसका जो अभिलाषा था हुएनसांग का कि महात्मा बुद्ध के चरण द्वारा जितने भी पवित्र स्थान है उसको देखना और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। ठीक है, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे और उन दिनों जो बौद्ध धर्म के जो भी रिलेटेड थे चीज़ थे वो भारत में ही सुलभ थे, इसलिए वो भारत आए थे। उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईसा पूर्व में प्रस्थान किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि हुएनसांग कब भारत के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ किया था? तो 629 वर्ष ईस्वी में प्रारंभ किया था। भारत यात्रा के क्रम में उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा भारत यात्रा पे, जिसका क्या नाम है? तो सियुकी नाम है। तो पूछता है सियुकी किसका ग्रंथ है? तो हुएनसांग का ग्रंथ है। और किसके काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? तो कलहन का पुस्तक का नाम है दोस्तों राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। कलहन के राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना कलहन के द्वारा कलहन ने जय सिंह जो कि 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुर जो था दोस्तों वो शिक्षा का केंद्र था और ये जो था बिहार राज्य में स्थित था। ठीक है, उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा किया गया था, उदंतपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो नान्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और 1097-98 ईस्वी में उन्होंने स्थापना किया था कर्नाट वंश का। वे एक महान योद्धा थे और कर्नाट की जो राजधानी थी दोस्तों ये कहाँ पे था? तो सिमरावगढ़ को बनाया था। तो कर्नाट वंश का जो राजधानी था दोस्तों वो कहाँ था? तो ये था सिमरावगढ़ में था। और कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मिथिला जो कि बिहार में पड़ता है, मिथिलांचल, तो मिथिला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसको बोला जाता है? तो कर्नाट वंश का शासनकाल का। तो इस तरीके से हमने बीपीएससी में पूछे गए 50 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया और अच्छे से देखा। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चन और बचे होंगे प्राचीन भारत के, तो उसको डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, थैंक यू।